हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपने उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन बींग्स के पास्ट के इवोल्यूशनरी कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज के बारे में, और उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बात करते हुए हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के माइग्रेशन पैटर्न्स के बारे में। अलग अलग जगह पर ह्यूमन बींग्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रजातियाँ जो हैं, इतिहास के पन्नों में क्या बताया गया है हमें through the words of various scientists, paleoanthropologists, and apart from paleoanthropologists, obviously archaeologists. तो जो अर्लीस्ट नोन होमिनिन मेंबर्स हैं, होमिनिन जो स्पीशीज़ हैं, और होमिनिन्स के बारे में मैंने दोस्तों आपको यहाँ पर बताया था। अगर आप यहीं पर उपेंद्र सिंह की तरफ देखो तो आपको ये देखने को मिलेगा, दो टर्म होते हैं। यहाँ पर मैं अलग अलग कलर से आपको मार्क करके बता देता हूँ। एक हमने पढ़ा था होमिनिड, जो कि एक ब्रॉडर टर्म है, और जो नैरोअर टर्म है डैट इज़ होमिनिन। तो हम होमिनिन के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि हमारा लेना देना इंसानों से है यहाँ पर। होमिनिड के अंदर भी इंसान आते ही हैं, लेकिन एक ब्रॉडर कैटेगरी होती है जिसके अंदर इंसान का उत्पादन जिन बंदर की प्रजातियों से हुआ है वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं, और ऐसे भी बंदर और ह्यूमंस की प्रजाति है जो कि एक्सटेंट हो चुके हैं। जैसे इसके अंदर सारे मॉडर्न और एक्सटेंट जो ग्रेट एप्स और ह्यूमंस की प्रजाति है, होमिनिड की बात कर रहा हूँ मैं, ये सारे आते हैं। जैसे मॉडर्न ह्यूमंस, चिंपैंजीज, गोरिल्लास एंड औरंगूटान्स, प्लस उनके जो इमीडिएट एंसेस्टर्स हैं। लेकिन अगर हम नैरोअर ग्रुप के बारे में बात करें, जिसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं, इसके अंदर जो कैटेगरी आती हैं वो तीन आती हैं। एक तो हो गए हमारे मॉडर्न ह्यूमंस, दूसरे जो एक्सटेंट ह्यूमन स्पीशीज़ हो चुकी हैं वो, और प्लस उनके जो इमीडिएट एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करी जाती है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं होमिनिन्स के बारे में। तो अर्लीस्ट नोन होमिनिन्स जो थे वो कौन से कैटेगरी के अंदर फिट होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कैटेगरीज का नाम है, और ये नाम कुछ आपके लिए नए नाम नहीं है। ये हम 6th क्लास की तमिलनाडु के अंदर विद डायग्राम्स, वहाँ पर एक कलरफुल पेज गिवन था जहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थी कि कौन सी प्रजाति के इंसान अफ्रीका में किस किस जगह पर मिले, और सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें बता रखे थे। ठीक है, तो ये डिस्कशन आपके लिए कोई नई नहीं है। तो देवर अर्लीस्ट नोन ह्यूमनिन मेंबर्स जो थे, देवर मेंबर्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथिकस जीनस। ठीक है, वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस वाली कैटेगरी से बिलोंग करते थे। रिया, ये वाला नाम तो आपने सुन रखा होगा, 6th क्लास की तमिलनाडु से याद आ रहा होगा, है ना। तो दे लिव्ड रफली बिटवीन 4.4 एंड 1.8 MYA। ये MYA क्या होता है, मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, ये कितने साल पहले रहते थे अर्थ पर, 4.4 मिलियन ईयर्स अगो से 1.8 मिलियन ईयर्स अगो पहले हमें इनके ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। और इनके जो रिमेन्स हैं अभी तक हमें वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर मिले हैं। ये वाली बात याद रखना, और ये नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना। अर्लीस्ट जो नॉन होमिनिन स्पीशीज़ है वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की कैटेगरी में आती है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलोपिथिकस में से भी जो इनमें से भी जो अर्लीस्ट है, यानी कि अगर हम इसको भी एक अम्ब्रेला टर्म मान लें तो अर्लीस्ट ऑफ दीज वर आर्डिपिथिकस। हम इसको भी मार्क कर लेते हैं अलग कलर से, देवर आर्डिपिथिकस। अब ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस को मैंने बोला कि कैटेगरी मान लो, इसके अंदर भी और सब स्पीशीज आती हैं। तो आर्डिपिथिकस को अगर हम पूरे नाम के साथ बोलें तो दे आर ऑस्ट्रेलोपिथिकस ओनली, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथिकस रेमिडस कहते हैं हम इसे। ठीक है, और ऑस्ट्रेलोपिथिकस की कैटेगरी कहाँ पर इवॉल्व हुई थी, ये जो जीनस है कहाँ पर इन्वॉल्व हुआ था ह्यूमनिन्स का, अफ्रीका के अंदर। और विद इन ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये जो आर्टिपिथिकस हैं, जिसको हम ऑस्ट्रेलोपिथिकस रेमिडस भी कहते हैं, ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के साथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं इनके जीनस को। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था एक पूरा कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स होता है। तो ये जो इवॉल्व हुए थे आर्टिपिथिकस, ये इवॉल्व हुए थे फ्रॉम सम कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ होमिनिड। होमिनिड याद रखना ब्रॉडर कैटेगरी होती है, और दूसरे ये इवॉल्व हुए थे होमिनिड के अलावा पॉन्जिड एप से। ठीक है, और इसके ट्रेसेस हमें देखने को मिलते हैं सब सारन अफ्रीकन रीजन के अंदर, एंड दे गॉट इवॉल्व अराउंड 4.4 मिलियन ईयर्स अगो, जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलोपिथिकस। क्योंकि आर्टिपिथिकस की कैटेगरी हमें बताई जा रही है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की जो ब्रॉडर कैटेगरी है उसी का एक सब पार्ट है आर्टिपिथिकस।
अब यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड आया आपके सामने, पॉन्जेड एप। आप एप तो जानते हो, वो एक बंदर की प्रजाति होती है। हम पहले सिर्फ एप के बारे में पढ़ते हैं। ये हैं एप, ठीक है। अलग अलग तरीके के आपको ये यहाँ पर एप ये दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ का कलर अलग है, कुछ का साइज़ अलग है, कुछ बच्चों की फॉर्म में ही आपको यहाँ पर क्यूट सा एक बंदर दिख रहा है, ठीक है। ये हैं एप्स। लेकिन अगर हम पॉन्जिड एप की बात करें, ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखना दोस्तों, हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। ये जो टर्म है पॉन्जिड, ठीक है, ये एक आर्किक टर्म है। आर्किक टर्म का मतलब ये है, ये जिस कैटेगरी में इस मतलब इस कैटेगरी के अंदर, पॉन्जिड की कैटेगरी के अंदर जो भी चीज़ें आती थी, आजकल की साइंटिफिक कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उस पर बिलीव नहीं करते हैं। वो ये बोलते हैं कि अब ये टर्म हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आने वाले जो स्पीशीज़ हैं, हमारे पास उसकी प्रॉपर एक लिस्ट है, एक इंडेक्स अवेलेबल है। तो ये एक आर्किक टर्म होता है, ठीक है। ये आर्किक टर्म किसके लिए यूज़ होता है? फॉर द कैटेगरी ऑफ ग्रेट एप। जैसे हम बोलते हैं ना ग्रेट ग्रैंडफादर, तो सबसे पुराने एप की जो प्रजाति होती है उसके लिए टर्म यूज़ करा जाता है, ठीक है। और ये टर्म अब तो ऑब्सोलीट बन चुका है, अब ये यूज़ में इतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी यूज़ करने वाले इसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे उपेंद्र सिंह मैम ने भी अपनी बुक के अंदर इसको लिख रखा है, पॉन्जेड एप। तो पॉन्जेड एप को अगर मैं एप ना बोलकर, अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपको बताऊं, तो दिस कैटेगरी बिलोंग्स टू अ फैमिली, और उस फैमिली को हम लोग पॉन्जेड ना कहकर पॉन्जेडे कहते हैं, ठीक है। ये टर्म यूज किस किस के लिए होता है? ये जो पॉन्जेड एप है इसके अंदर कौन कौन आते हैं? एक तो इसके अंदर आता है औरंगुटान, फिर एक इसके अंदर आता है गोरिल्ला, और इसके अलावा चिंपैंजीज। लेकिन जो मॉडर्न साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो इन सारे एप्स को अलग अलग फैमिली के अंदर रखती है। औरंगुटान एक अलग फैमिली, गोरिल्ला एक अलग फैमिली, चिंपैंजीज एक अलग फैमिली। जैसा कि मैंने बोला था आपको अभी कुछ लेक्चर्स पहले, हम बोलने को बंदर या मंकी बोल देते हैं। अब इसको कोई देखेगा तो ये कोई यही कहेगा ये अलग प्रकार के मंकी होते हैं। ह्यूमन बींग्स के बेसिकली शब्द के उच्चारण से यही निकल कर आता है कि चाहे आप औरंगुटान देखो, गोरिल्ला देखो, चिंपैंजी देखो, आप ये कहते हो कि मंकी है, ये ऑरेंज कलर का है, बड़े साइज़ का है, देखो कितना मोटा मंकी है। हमारी आदत होती है उसको मंकी कहने की। लेकिन ये जो कैटेगरीज हैं ये सारी अलग अलग होती हैं। और जब सिर्फ हम बात करते हैं औरंगुटान, गोरिल्ला और चिंपैंजीज की, वो एक फैमिली का पार्ट माने जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉन्जिडे। पॉन्जिड टर्म पहले यूज़ करी जाती थी, लेकिन जैसे ही साइंटिफिक डिस्कवरीज वगैरह इवॉल्व हो गई हैं, हमने प्रॉपर इनकी जीनस की कैटेगरी बनाती है, तो अब हम समझ गए हैं, मतलब साइंटिस्ट समझ गए हैं कि औरंगुटान, गोरिल्ला और चिंपैंजी सबकी अलग अलग फैमिलीज होती हैं, ठीक है। अब ये जो टर्म है पॉन्जेड, ये आजकल के ज़माने में इनफॉर्मल तरीके से यूज़ करा जाता है फॉर नॉन ह्यूमन ग्रेट एप्स। मतलब जब इंसानों की बात नहीं होती है और जब एप्स की बात होती है, ठीक है, उसके लिए यूज़ करा जाता है। तो पॉन्जेड टर्म में जब हम इसको इनफॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर जो ये 0.3 के जो सारे के सारे स्पीशीज़ मैंने आपको बताया, औरंगुटान, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये तो आते ही हैं। इसके अलावा एक बंदर की प्रजाति और आती है जिसको हम कहते हैं बोनोबोस। अब ये बोनोबोस क्या होते हैं? तो बोनोबोस जो होते हैं, दीज आर बोनोबोस, ठीक है। ये वाले जो बंदर होते हैं, दीज आर बोनोबोस, ओके। ब्लैक कलर से आपको दिखते हैं और हरकतें इनकी काफ़ी हद तक इंसान जैसी होती हैं। वैसे सभी बंदरों की हरकतें इंसान जैसी ही होती हैं। तो दीज आर बोनोबोस, दे कैन ऑल्सो वॉक ऑन 2 legs, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि पॉन्जेड जो टर्म है ये आर्केक टर्म है,
अब ये टर्म फॉर्मल तरीके से ना यूज़ करके इनफॉर्मल तरीके से यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो ये जो इसका जो मॉडर्न यूसेज है, ये टर्म अगर मैं आपको बताऊं कि मॉडर्न तरीके से आज के समय में अगर जो यूज़ करी जाती है, आज जो साइंटिस्ट इसको बोलते हैं कि इसका जो मॉडर्न यूसेज है इस टर्म का, वो कहाँ देखने को हमें मिलता है। वैसे तो ये आउटडेटेड टर्म हो चुकी है साइंटिफिक भाषा से, लेकिन आज के समय में आप इनको बोल सकते हो इनफॉर्मल तरीके से, आप इसको बोल सकते हो कि दिस रेफर्स टू ओनली वन कैटेगरी ऑफ एशियन ग्रेट एप्स, डैट इज, आज के समय में ये टर्म यूज होती है ओनली एंड ओनली फॉर orangutans, only and only for orangutans. These are orangutans जो orangish color, reddish and brownish color के होते हैं. These are orangutans. ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस हैं, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलोपिथिसीन्स हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस की कैटेगरी में आने वाले जो भी ये अम्ब्रेला टर्म है, उसको हम ऑस्ट्रेलोपिथिसीन्स भी कह सकते हैं। ये हो सकता है, ऐसा माना जाता है दैट दे मे हैव यूज नेचुरली अवेलेबल मटेरियल एज टूल्स। जो भी उनको पत्थर, जानवरों की हड्डियाँ, आसपास जो भी हड्डियाँ वगैरह, लकड़ी के जो टूल्स वगैरह, लकड़ी जैसे पड़ी हुई है, जो भी रॉ मटेरियल्स उनको मिलते थे वो उनको टूल्स की तरह यूज़ करते होंगे। लेकिन हमारे पास कोई एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, ध्यान से समझ जाना, हमारे पास कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है जिससे हम ये बोल सकें कि वो टूल मेकर्स थे। हम ये नहीं बोल सकते कि दे वर टूल मेकर्स। अब फॉसिल एविडेंसेस जो हैं, जो अगर हम दूसरे जीनस की बात करें, और यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलोपिथिकस हमारे सामने एक नए जीनस का नाम आ रहा है, डेट इज होमो, ठीक है। अब होमो जीनस की कैटेगरी में आने वाले जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उसकी स्पीशीज़ हैं, उसके अंदर सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम आता है होमो हैबिलिस का। क्या मतलब होता है होमो हैबिलिस का? यानी कि हाथ का उपयोग करने वाला इंसान जब अपने हाथ का उपयोग करना सीख गए थे, तो जब हाथों का ज़्यादा उपयोग करा जाता था काम वगैरह करने के लिए, किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए, तब हम उस इंसान की कैटेगरी को बोलते हैं होमो हैबिलिस। इसके ट्रेसेस हमें मिले हैं बड़ी सारी साइट्स पर, सच एज केन्या के अंदर एक साइट है कूबीफोरा साइट इज लोकेटेड इन केन्या, ठीक है। ये सारी जगह अगर आप देखोगे, यहाँ पर पूरी की पूरी जो बात हो रही है वो अफ्रीका की हो रही है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हो रही है। तो कूबीफोरा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अगर आप यहाँ पर देखो तो इस जगह पर आपको देखने को मिलता है कूबीफोरा, यहाँ पर, ठीक है। तो कूबीफोरा नाम की एक जगह है, केनिया नाम की कंट्री, केनिया की कंट्री के अंदर। तो यहाँ पर आपको होमो हैबिलिस के ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, और उसके अलावा इनके ट्रेसेस अपार्ट फ्रॉम केनिया तंजानिया कंट्री में भी देखने को मिलते हैं। और तंजानिया के अंदर जहाँ हमें होमो हैबिलिस के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं वो एक जगह है ओल्डुवई जॉर्ज, ठीक है। और ओल्डुवई जॉर्ज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, दिस एरिया, ठीक है। एंड दे आर डेटेड अबाउट कितने टाइम पहले, मतलब हम ट्रेसेस से कह सकते हैं कितने टाइम पहले ये यहाँ पर रहते थे, 2 मिलियन ईयर्स अगो। अर्लीस्ट स्टोन टूल्स जो हैं वो हमें मिले हैं इथियोपिया कंट्री के अंदर, और वहाँ पर एक साइट के अंदर जिसको हम कहते हैं हदर, ठीक है। जैसे पलावरम हैंड एक्स सबसे पुराना स्टोन टूल माना जाता है इंडिया के अंदर मिलने वाला, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर मिलने वाला, लेकिन सबसे पुराने स्टोन टूल्स अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल पर बात करें, वो आपको इथियोपिया के अंदर एक साइट है हदर, वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और उनकी एज है लगभग, कितने पुराने हैं, 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है होमो के अंदर, एक हमने बात करी होमो हैबिलिस की, यहाँ पर
होमोजीनस था, ये एक ब्रॉडर कैटेगरी हो गई, जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर आता था आर्डिपिथेकस, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक ब्रॉडर कैटेगरी थी, ये भी एक जीनस था। और अगर हम ब्रॉडर कैटेगरी की दूसरी ब्रॉडर कैटेगरी की बात करें, डैट विल बी होमो। उसके अंदर हमने सब कैटेगरी की बात करी पहली, डैट इज होमो हैबिलिस। दूसरी सब कैटेगरी यहाँ पर जिसके बारे में बात हम कर सकते हैं, डैट इज होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्या मतलब होता है होमो इरेक्टस का? कि किसी का जो पोस्चर है वो इरेक्टस सीधा है, अब इंसान झुककर नहीं चल रहा है। इसके ट्रेसेस हमें देखने को मिलते हैं ईस्ट अफ्रीका के अंदर अराउंड 1.7 मिलियन ईयर्स अगो। और यहाँ से जो स्पीशीज़ है ऐसा माना जाता है वो अलग अलग जगह पर माइग्रेट करते हुए गई। होमो इरेक्टस जब इवॉल्व होते हैं तो स्पीशीज़ जो होती हैं, ये जो होमो इरेक्टस की स्पीशीज़ हैं, जब वो इरेक्ट पोस्चर अपना क्या कहते हैं इरेक्ट पोस्चर में आ गए, ठीक है, तो वो स्प्रेड हो जाते हैं। अभी तक तो पूरी कहानी अफ्रीका के अंदर चल रही थी, तो अफ्रीका से वो बाहर जाते हैं टुवर्ड्स एशिया एंड यूरोपियन कॉन्टिनेंट ऑल्सो, ठीक है। अब जो इसके रिमेन्स हैं होमो इरेक्टस के, ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिले हैं? ये हमें देखने को मिले हैं इन जावा, ठीक है, इंडोनेशिया। और कितने पुराने हैं? 1 to 2 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। एंड दे वर एसोसिएटेड विद बोन्स ऑफ मैनी एनिमल स्पीशीज, ठीक है, मतलब जानवरों की हड्डियां वगैरह हमें यहाँ पर मिल रखी हैं, लेकिन कोई भी स्टोन टूल्स यहाँ पर जावा के अंदर हमें इनके रिगार्डिंग नहीं मिल रखे हैं। होमो इरेक्टस जो हैं वो डिस्कवर करे गए थे चाइना में, जो बीजिंग शहर है उसके पास एक केव्स हैं 50 किलोमीटर उससे साउथ वेस्ट एरिया के अंदर, 50 किलोमीटर दूर बीजिंग शहर से केव्स हैं जिनका नाम है जाओकोडियन केव्स, ठीक है, चाइना के अंदर। वहाँ पर हमें होमो इरेक्टस के एविडेंसेस देखने को मिले अपार्ट फ्रॉम जावा आइलैंड विच इज़ इन इंडोनेशिया। और ये कितने पुराने हैं? 8 लाख ईयर्स एगो टू 4 लाख ईयर्स एगो, ठीक है। और यहाँ पर ये जो साइट है जाओकोडियन केव्स, ठीक है, यहाँ पर हमें 20,000, ये नंबर देखो, 20,000 स्टोन टूल्स भी देखने को मिले हैं और बोन्स देखने को मिली है लगभग 96 मैमेलियन स्पीशीज़ की। इसके अलावा होमो इरेक्टस हमें जॉर्जिया के अंदर भी देखने को मिले हैं फ्रॉम अ साइट नोन एज डमनीसी, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है कि होमो इरेक्टस के ट्रेसेस सिर्फ हमें अफ्रीका के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात कर लो, आर्डिपिथेकस की बात कर लो, होमो हैबिलिस की बात कर लो, तो ये सारे जो हैं ये सारे के इन सारे ह्यूमन जीनस और सब स्पीशीज़ के जो ट्रेसेस हैं वो अफ्रीका तक ही सीमित हैं। जानने वाली इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो होमो इरेक्टस के जो एविडेंसेस हैं वो हमें अपार्ट फ्रॉम अफ्रीका एशिया और यूरोप के अंदर भी देखने को मिलते हैं। जैसे जावा इंडोनेशिया एशिया का पार्ट हो गया, बीजिंग चाइना, जाओ कोडियन केव्स चाइना का पार्ट हो गए, अगेन एशिया। उसके बाद जॉर्जिया ये यूरोप की कंट्री है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि होमो इरेक्टस के ट्रेसेस अपार्ट फ्रॉम अफ्रीका हमें एशिया और यूरोप के कॉन्टिनेंट के बड़े सारे एरिया से, कंट्री से देखने को मिल रखे हैं। तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि होमो इरेक्टस वर द फर्स्ट वन टू गेट माइग्रेटेड फ्रॉम अफ्रीका टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया। अब 2013 में एक डिस्कवरी हुई, ठीक है, नई स्पीशीज़ की, जो कि साउथ अफ्रीका से डिस्कवर करे गए। ये वाली बात है साल 2013 की। तो जो रिमेन्स हैं ऑफ न्यू स्पीशीज़, और उस न्यू स्पीशी का नाम था होमो नैलिडी। होमो नैलिडी ये साउथ अफ्रीका से ये वाली स्पीशीज़ जो है वो डिस्कवर करी गई। और इसके लिए जो डेट दी जाती है डैट इज़ 2,85,000 ईयर्स अगो। अब इस स्पीशीज़ का क्या था, जो ब्रेन साइज था, जो स्कल साइज था, क्रेनियल साइज, वो स्मॉल था, लेकिन इट वॉज एसोसिएटेड विद द एविडेंस ऑफ रिचुअल ब्यूरियल, यानी कि यहाँ पर जो मानव कंकालों को जो गाड़ा गया, वो जिस जगह से, जिस साइट से उसको एक्सकवेट करा गया, वहाँ पर ऐसा देखने को मिला है हमें कि वो प्रॉपर तरीके से एक रिचुअल प्रैक्टिसेस के तहत इनको गाड़ा गया, ऐसे नहीं कि कहीं भी गाड़ दिया गया। और एविडेंस आर्कियोलॉजिस्ट को और साइंटिफिक कम्युनिटी को ये भी सजेस्ट करते हैं कि अराउंड 3,15,000 ईयर्स अगो 3
ह्यूमन स्पीशीज जो है वो अफ्रीका के अंदर रहती थी 3,15,000 साल पहले, और वो सारी होमोजीनस की कैटेगरी की स्पीशीज थी। एक होमोसेपियंस, ठीक है, दूसरे हैं यहाँ पर होमो हाइडल बर्जिनेसिस, जिसको हम एक और नाम से बुलाते हैं होमो रोडिसियंसिस, और तीसरी कैटेगरी है होमो नैलिडी। तो ये जो हम होमो नैलिडी के बारे में बात कर रहे हैं, ये न्यू स्पीशीज है जो 2013 में आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिफिक कम्युनिटी को मिली थी इन साउथ अफ्रीका। और लगभग कितनी पुरानी, 2,85,000 साल पुरानी, 2,85,000 ईयर्स अगो। इनका जो स्कल का साइज था वो छोटा था, एंड इनको जो गाड़ा गया वो प्रॉपर रिचुअल ब्यूरियल प्रैक्टिसेस के तहत गाड़ा गया, ठीक है। और एविडेंस आगे चलकर ये भी सजेस्ट करते हैं कि 3,15,000 साल पहले 3 ह्यूमन स्पीशीज अफ्रीका में एग्जिस्ट करती थी, वो भी होमोजीनस की कैटेगरी की। एक थे होमो सेपियंस, दूसरे होमो हीडल बर्जिनेसिस, जिसको हम होमो रोडिसियंसिस भी कहते हैं, और तीसरे हैं होमो नैलिडी। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें, इनमें से जो होमो सेपियंस हैं, इन सारे होमोजीनस की कैटेगरी में जो सब स्पीशीज आती हैं, इसके अंदर अगर हम बात करें होमो सेपियंस की, और आज के समय में हम कौन है, हम है होमो सेपियंस सेपियंस। तो जस्ट आप कह सकते हो कि हमसे पुरानी वाली जो ये होमोजीनस की सब कैटेगरी की जो स्पीशीज थी होमो सेपियंस, यही सिर्फ आज के समय में ओनली सर्वाइविंग मेंबर है होमिनिन्स कैटेगरी की। होमिनिन्स कैटेगरी की जो ओनली सर्वाइविंग मेंबर है, देखो लिखा हुआ है ओनली सर्वाइविंग मेंबर, वो होमो सेपियंस है, जो कि अफ्रीका में सबसे पहले जिनके ट्रेसेस हमें देखने को मिलते हैं लगभग 2 लाख साल पहले। तो अर्ली फॉसल रिमेन्स जो हमें देखने को मिले हैं होमो सेपियंस के, सबसे पुराने मतलब इसके एविडेंसेस कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, वो हमें देखने को मिलते हैं इथोपिया कंट्री के अंदर। उधर एक साइट थी, 2 साइट हैं, ओमो बेसिन और हर्टो के अंदर इथोपिया में। फिर सुदैन कंट्री में देखने को मिलते हैं हमें, सुदैन में एक साइट है सिंगा, वहाँ पर। तंजानिया कंट्री में हमें देखने को मिलते हैं होमो सेपियंस के एविडेंसेस, तंजानिया के अंदर एक साइट है लाइटोली, वहाँ पर। उसके अलावा हमें साउथ अफ्रीका के अंदर देखने को मिलते हैं हमें, साउथ अफ्रीका एज अ कंट्री, और उधर हमें देखने को मिलते हैं एक तो नदी के किनारे क्लाइसिस रिवर माउथ के पास, और एक केव है बॉर्डर केव, ठीक है, नाम है केव का बॉर्डर केव, वहाँ पर क्लाइसिस रिवर के पास और बॉर्डर केव के पास साउथ अफ्रीका की कंट्री के अंदर, ठीक है। अब होमो सेपियंस का आगे चलकर ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपेलियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इनका हुआ एक्सपेंशन, साइंटिफिक कम्युनिटी का ये मानना है कि इनका हुआ एक्सपेंशन, ये अफ्रीका से बाहर निकल कर गए, अफ्रीका से बाहर निकल कर गए, विच इवेंचुअली लेड टू द स्प्रेड ऑफ दिस स्पीशीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये पूरी दुनिया में फैल गए अफ्रीका से निकलने के बाद। और ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी इनकी अफ्रीका से बाहर निकलने वाली 1 लाख साल पहले। तो कुछ हमें होमोजीनस की कैटेगरी के अंदर रीसेंट कुछ नई नई डिस्कवरीज और नई नई स्पीशीज भी देखने को मिली हैं। उनमें से एक जो नई स्पीशी हमें देखने को मिली है, डैट इज ऑफ होमो फ्लोरिसियंसिस। ये नाम कैसे आया फ्लोरिसियंसिस? एक फ्लोरिस आइलैंड है इंडोनेशिया में, इनके ट्रेसेस हमें वहां देखने को मिले, इसलिए हम इनको नाम देते हैं दैट इज होमो फ्लोरिसियंसिस। कितने पुराने हैं ये? 60,000 साल पुराने हैं। तो इसने एक क्वेश्चन रेज ये कर दिया कि ये जो नई स्पीशीज हमें होमोजीनस की देखने को मिली है, होमो फ्लोरिसियंसिस, इट हैज रेज क्वेश्चंस के नेचर और टाइमिंग प्रॉपर तरीके से क्या रही होगी जब होमिनिन कैटेगरी एक्सपेंड करी होगी आउट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अब यहां पर डिबेट स्टार्ट हो जाती है। हम प्रॉपर तरीके से, आप एक बात जान लो, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले प्रॉपर तरीके से हम पुख्ता सबूत के साथ नहीं कह सकते हैं
कि कोई भी इंसानों की कैटेगरी अफ्रीका से बाहर, जैसे यहाँ पर होमोजीनस को माना जा रहा है कि वो अफ्रीका से बाहर निकले, लेकिन पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर उनके टाइमिंग की नेचर क्या थी या कब बाहर निकले, प्रिसाइजली हम ये वाली बात नहीं कर सकते हैं। तो फ्रॉम अबाउट 1,30,000 ईयर्स अगो एक एविडेंस हमें देखने को मिलता है कि जो निएंडरथल्स हैं, ठीक है, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया एंड यूरोप के अंदर उनके एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं कि निएंडरथल्स भी माइग्रेट कर गए थे। तो हम सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ होमोजीनस की कैटेगरी के जो इंसान थे सिर्फ वही माइग्रेट कर कर गए, अफ्रीका से बाहर निकल कर गए। एविडेंस हमारे पास ये भी है जो कि साइंटिस्टों ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर कर रखा है, वो ये है कि जो निएंडरथल्स थे और जो होमोसेपियंस थे, ये दो अलग अलग जीनस हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। ऑस्ट्रेलोपिथिकस भी एक जीनस है, ठीक है, और होमो भी एक जीनस है। तो अगर मैं इसको इजी वर्ड्स में बोलूँ तो ये जो दो कैटेगरी के जो इंसान थे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, नॉट ऑस्ट्रेलोपिथिकस, निएंडरथल्स, और इनको भी आप एक अलग कैटेगरी मान सकते हो, होमोसेपियंस और निएंडरथल्स को। इनके अंदर आपको देखने को मिलता है कि इंटरब्रीडिंग होती है, आपस में दे रिप्रोड्यूस्ड, और इन्होंने हाइब्रिड पॉपुलेशन पैदा करी इन वेरियस पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया में, जब ये माइग्रेट करके अफ्रीका से बाहर निकल कर गए। अब इसकी वजह से एक डिबेट ये शुरू होती है कि क्या निएंडरथल्स एक सेपरेट डिस्टेंट स्पीशीज थी ऑफ द जीनस होमो? क्या हम इनको होमो निएंडरथल्स कह सकते हैं, या फिर ये होमो सेपियंस के एक सब ग्रुप हैं, क्या हम इनको होमो सेपियंस निएंडरथल्स कह सकते हैं? ये एक डिबेट है, मतलब आपको इस डिबेट में नहीं जाना है क्योंकि डिबेट ऑनगोइंग डिबेट है, आज भी चल रही है। 2008 में उंगली की एक हड्डी, फिंगर बोन, एक डिस्कवर करी गई थी सर्दर्न साइबेरिया के अंदर। एक केव थी डेनिसोवा केव, वहां से एक इंसान की उंगली की हड्डी मिली थी हमें वहां से। और इससे हमें एक एविडेंस ये मिलता है कि नई होमिनिन स्पीशीज जो हैं, ये मतलब जो डेनिसोवा केव में जो मिली थी इंसान की उंगली की हड्डी, उससे आर्कियोलॉजिस्ट ने, साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक नया क्लेम ये दिया कि ऑल टुगेदर दिस वाज अ न्यू होमिनिन स्पीशीज, जिसको नाम दिया गया कि दीज वर डेनिसोवियन स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस। और अल्टीमेटली होता क्या है, होमोसेपियंस जो हैं वो रिप्लेस कर देते हैं बाकी सभी होमो स्पीशीज को। तो जो घुमा फिरा के बात है जो हम पढ़ रहे थे कि ओनली सर्वाइविंग मेंबर जो होमिनियंस के वो होमोसेपियंस हैं, सारी बातें करने के बाद राइटर दोबारा हमें यही बोल रहा है कि होमोसेपियंस रिप्लेस्ड ऑल अदर होमो स्पीशीज। ठीक है, अब यहां पर राइटर आपको एक चैलेंज बता रहे हैं कि इंसानों की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पता लगाने में एक गंभीर समस्या ये आती है कि ये एक प्रॉपर तरीके से कोई यूनिलीनियर प्रोसेस नहीं है। यूनिलीनियर प्रोसेस का मतलब ये है कि ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, राइटर हमें क्लियर कर रहे हैं कि एक स्पीशी आई, उसने दूसरी ह्यूमन स्पीशीज को ख़त्म कर दिया, और हम इसको, अगर आप ये सोचो कि एक सिंपल सा ट्री डायग्राम बनाकर रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये कि आप ऐसा कोई ह्यूमन इवोल्यूशन का डायग्राम नहीं बना सकते कि ये पहले इंसान थे, उसके बाद इनसे निकले ये, और इनसे फिर दो कैटेगरी के इंसान निकले, दो जीनस के इंसान निकले। आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा नहीं देखा जा सकता, नहीं बताया जा सकता है कि ये वाले एग्जॉस्ट हो गए, उसके बाद ये वाले आए, फिर इन्होंने दो कैटेगरी पैदा करी, ये वाले लुप्त हो गए, फिर उसके बाद इनके जो स्पीशीज़ हैं वो पैदा होती रही। ऐसा नहीं है, ह्यूमन इवोल्यूशन को हम इस तरीके से स्टडी नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ अ रॉन्ग वे। ये राइटर यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि वन स्पीशीज वॉज मेकिंग अ वे फॉर द अनदर। रैपिडली या साइमल्टेनियसली आप कह सकते हो कि सभी ह्यूमन स्पीशीज बहुत बार साइमल्टेनियसली इवॉल्व हो रही थी।
और इसके एविडेंस हमें एंशिएंट डीएनए में देखने को मिलते हैं कि जिस टाइम पर एक मतलब अगर मैं नाम लूँ आपको तो कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अगर जिस टाइम पर हैं तो होमोसेपियंस भी हैं, नियंदरथल्स हैं, तो आगे चलकर जो दूसरी कैटेगरीज मिली हैं वो भी मतलब उस टाइम पर सर्वाइव कर रही थी ह्यूमन बींग्स की। तो यहाँ पर सिंपल सिंपल सा ट्री डायग्राम बनाकर आप ये वाली चीज़ नहीं बता सकते। और जो स्टोरी है होमिनिन इवोल्यूशन की उसके अंदर आपको जैसा कि मैंने आपको बताया साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन स्पीशीज़ की। तो हमें ये सजेस्ट करती है ये वाली चीज़ कि माइग्रेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया थी एंशिएंट पास्ट के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें स्टोन एज के टाइम की और बहुत पुराने टाइम की, और पॉपुलेशन के अंदर हमें मिक्सचर्स भी देखने को मिलते हैं। ये डीएनए के जो सबूत हैं ये हमें बताते हैं कि कुछ कुछ ह्यूमन स्पीशीज़ ने आपस में इंटरब्रीडिंग भी करी थी, ठीक है। और एक किस स्केल पर हुई होगी, कितने लोग माइग्रेट करे होंगे, हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, ना ही पुख्ता सबूत के साथ इसको बोल सकते हैं। अब इस चीज़ के ऊपर चल रही हैं कॉन्टिन्यूसली डिबेट्स चल रही हैं बिटवीन पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट कि होमिनिन इवोल्यूशन हुआ कैसे होगा, वो अलग अलग जगह में फैले कैसे। तो इतना तो हम कह सकते हैं पुख्ता सबूत के साथ 100% गारंटी के साथ कि सारे इंसान जो हैं वो अफ्रीका से ही ओरिजिनेट हुए हैं। तो कहने के लिए आप कह देते हो कि हमारा मदरलैंड ये है, हमारा एंसेस्ट्रल लैंड ये है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बीइंग का इंसान कि सारे इंसान चाहे कुछ भी बोल लें, सबूत यही कहते हैं, यही इसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि दुनिया के सारे इंसानों की जो जड़ है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लाया करती है, ठीक है। अब इसी में अफ्रीकन थ्योरी में ही बड़े सारे अनरिजॉल्व क्वेश्चंस जो हैं वो आज दुनिया के सामने टकराते हैं कि होमिनिन इवोल्यूशन हुई कैसे, प्रॉपर तरीके से हम नहीं बता सकते हैं, और ना ही प्रॉपर तरीके से हम ये बता सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बाहर निकलकर माइग्रेट कैसे कर गए थे। हम ना ही ये बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ लोग माइग्रेट कर गए थे, रीज़न क्या था उनका माइग्रेशन का, टाइमिंग क्या थी माइग्रेशन की, कौन कौन से रूट्स उन्होंने लिए, वो गए कैसे एशिया तक, अफ्रीका तक, हम ये नहीं बता सकते हैं। ये जो है दिस इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस डिबेट, और ये डिबेट ये जो है इट इज़ स्टिल बिंग कॉन्टिन्यूइंग। लेकिन आउट ऑफ अफ्रीका मतलब अफ्रीका से बाहर जो निकले इंसान पास्ट में, इसके लिए यहाँ पर जो पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो दो मॉडल सजेस्ट करते हैं, दो थ्योरीज निकल कर आई हैं इसके ऊपर। एक मॉडल का नाम है, मैं पहली मार्क करके आपको बता देता हूँ, एक मॉडल का नाम है रीसेंट अफ्रीकन ओरिजिन मॉडल, जिसको हम राव मॉडल बोलते हैं, और दूसरे मॉडल का नाम है विच इज नोन एज मल्टी रीजनल इवोल्यूशन मॉडल, MRE मॉडल। दोनों मॉडल्स को एक बार समझते हैं। डिबेट चल रही है तो ऐसा नहीं है कि कौन से मॉडल की कौन सी बात ठीक है, हम वो नहीं कह सकते हैं। तो ये जो दोनों आउट ऑफ अफ्रीका मतलब अफ्रीका से बाहर जो इंसान निकले और एशिया, यूरोप, दुनिया के अलग अलग कोनों में गए, इन दोनों मॉडल्स ने एक चीज़ को ये एक्सेप्ट करा है, एक आइडिया को एक्सेप्ट करा है कि जो आर्केक ह्यूमंस थे, जो बहुत पुराने समय के अंदर जो इंसान रहते थे, दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग आउट ऑफ अफ्रीका इनटू टू कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड यूरोप। ये बाहर निकले थे 1.2 टू 2 मिलियन ईयर्स अगो। अब पहले मॉडल की बात करते हैं, रीसेंट अफ्रीकन ओरिजिन मॉडल, RAO मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग इसका ये मानना है, जो सारे आर्कियोलॉजिस्ट और पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो इस थ्योरी को सही मानते हैं, उनका ये मानना है जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं दे अरोज इन वन और सेवरल पार्ट्स ऑफ अफ्रीका अबाउट 250,000 ईयर्स अगो, और वहाँ से वो एक्सपेंड करना शुरू करते हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बिटवीन 60,000 टू 90,000 ईयर्स अगो। कि जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो अफ्रीका में, ये अफ्रीका के कुछ कुछ पार्ट्स में पहले आना शुरू हुए थे, अफ्रीका से सारी थ्योरी शुरू हुई थी, एंड वो दुनिया के अलग अलग कोनों में जाते हैं रफली बिटवीन 60,000 टू 90,000 ईयर्स अगो। मल्टी रीजनल इवोल्यूशन मॉडल ये कहता है कि जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो ऐसा नहीं है कि अफ्रीका से ही इवॉल्व हुए थे, ये कहते हैं
दुनिया के अलग अलग कोनों में इंसान रह रहे थे। हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सारे के सारे जो इंसान हैं वो अफ्रीका से ही डिस्पर्स होकर दुनिया के अलग अलग कोनों में गए हैं। मल्टी रीजनल नाम में ही पता लग रहा है कि मल्टीपल रीजन्स में इंसान रहते थे। जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं वो दुनिया के अलग अलग कोनों में पाए जाते थे, ठीक है, विदाउट एनी रिसेंट डिस्पोजल फ्रॉम अफ्रीका और एल्सवेयर। वो कहीं से भी नहीं निकले हैं, वो जहाँ पर रहते थे वो वहीं रह रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन वहीं बनती चली गई। तो नए एविडेंस और रिसर्च जो है वो और होना इसके ऊपर बाकी हैं, जिससे हम ह्यूमन एंसेस्ट्री की स्टोरी को अच्छे से समझ सकते हैं। और साउथ एशिया में इस तरीके की ह्यूमन बींग्स की ओरिजिन के ऊपर स्टडी होना हमें बहुत सारी चीज़ों से पर्दाफाश करने में मदद कर सकती है। बस ये राइटर यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसी थ्योरी के ऊपर जनरली बिलीव करना है। एक कॉमन जो मैं आपको बताऊँ, इन दोनों थ्योरीज की मैं बात नहीं कर रहा, एक कॉमन बात कि इंसानों का जो ओरिजिन है वो अफ्रीका से ट्रेस करा जा सकता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, ठीक है। अगले लेक्चर में दोस्तों हम इसकी बात करेंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बॉक्स है यहाँ पर। जब हम बोलते हैं कि हम इंसान हैं तो इस चीज़ का मतलब होता ही क्या है कि जब हम बोलते हैं हम इंसान हैं, क्या है इंसान की विशेषता। हम सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर जो हम ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन बींग्स मानते हैं, तो ह्यूमन बींग होता क्या है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर से बनते हैं ह्यूमंस, इसको हम जानेंगे अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।